मेरे बहुत ही प्यारे परिवार, आज हम एक बहुत ही जबरदस्त व्यक्तित्व के साथ में साक्षात्कार करने वाले हैं। वो न केवल एक जबरदस्त खिलाड़ी हैं, शिक्षक हैं, पत्रकार हैं, समाज सेवी हैं, परिवार के आदर्श परिवार के मुखिया हैं, दोस्तबाज हैं, देशभक्त हैं, इतिहासवेत्ता हैं, संयम, त्याग और अनुशासन से भरे हुए आदर्श व्यक्ति हैं। जी हाँ, मैं आज प्रस्तुत कर रहा हूं आप सबके सामने श्री ओम प्रकाश जी ढोली, ढोली पापा, महू पापा, ढोली सर, और उनके साथ उनके जीवन के अद्भुत अनुभव को हम शेयर करेंगे, जो हमारी सबकी जिंदगी में भी बेशकीमती और प्रेरणादायी है। तो मैं आज आपको पूरे परिवार के मार्फत आपसे बहुत सारी ऐसी बातें करना चाहता हूं जो संभवतः स्ट्रक्चर वे में शायद हम नहीं कर पाए, लेकिन ये प्रोग्राम को भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसलिए ये भी चाहते हैं कि आपके मुख से निकली हुई एक एक वाणी और आपके जीवन में जो जबरदस्त निधि आपने बनाई है, वो न केवल आज की इस चर्चा में हम उस पर प्रकाश डालें, बल्कि वो हमेशा हमेशा के लिए पुस्तक रूप में, डिजिटल पुस्तक रूप में हमारे पास हो जाए। तो बाबा जी, 1935 राइट, आपका ईयर ऑफ बर्थ, और आजादी के पहले की वो कहानी, 12 साल की आपने देश की गुलामी की भी झलक देखी है। शुरुआत वहीं से करें। जी जी मेमोरीज आपकी तो 12 सालों की, और उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो 12-13 साल का मऊ में अंग्रेजों का जमाना देखा, उसके कई अनुभव है। हालांकि मेरी अवस्था छोटी थी, उसके बावजूद भी कई ऐसे प्रसंग है जिनका उल्लेख करना बहुत जरूरी है। जी। मऊ एक कैंटोनमेंट क्षेत्र है जहाँ पे आर्मी का निवास है, आर्मी की ट्रेनिंग होती है, और जब से मऊ स्थापित हुआ है तभी से मऊ कैंटोनमेंट रूट पे में जाना जाता। अंग्रेजों का जहाँ तक सवाल है, 2-3 ऐसी बातें हैं जो उनसे हम सीख सकते हैं। पहला, अनुशासन। अनुशासन तो गजब का था उनका। दूसरा, समय की पाबंदी। वो बहुत जरूरी था, समय की पाबंदी होनी, क्योंकि उस समय देखा कि वो लोग सिविल के साथ मैचेस खेलते थे, हॉकी के, फुटबॉल के, दूसरे सब। जी। और उन्होंने जो समय दिया है, उस समय सिविल की टीम को उपस्थित रहना जरूरी है। अगर वो 2 मिनट भी लेट हो जाए तो वो उस प्रोग्राम को रद्द कर दे, इतना स्ट्रिक्ट हुआ। कभी कभी वो जब बाजार में आते थे और किसी दुकानदार ने या किसी दर्जी ने उनको बोल दिया कि आपको शाम को 4 बजे ये सामान मिल जाएगा, या वो अगर 3 बजे को पहुंच गया है तो दुकानदार से कुछ बोलेगा नहीं, ठीक 4 बजने से बोलेगा कि मेरा कपड़ा तैयार हो दीजिए। और तीसरा, उनमें देशभक्ति बहुत थी, उनके देश के प्रति लॉयल्टी बहुत थी। वो वही काम करते थे जो उनके देश के लिए हितकारी हो। इसी कारण से मऊ के उस समय के लोगों में
जो अनुशासन, कानून के प्रति, और दूसरा समय की पाबंदी का पालन करना आया। और जो हमारी पीढ़ी अभी चल रही है वो आज भी उस समय की पाबंदी और अनुशासन को मानती है। ये सबसे उल्लेखनीय बात है। ये आपने बिल्कुल डिफरेंट परिप्रेक्ष्य में बोला। मैं जब आपसे एक आज़ादी के समय की बात कर रहा था, लेकिन मुझे जानकर बेहद खुशी हो रही है कि एक्चुअली आपने दुश्मनों में भी जो अच्छाई थी उसको देखा और उसको अनुसरण किया, और वो आपके जीवन में रिफ्लेक्ट होती है क्लियर कट। तो कभी-कभी दुश्मनों की भी अच्छाइयाँ हमारे जीवन को कैसे बदलाव देती है, ये जी, उदाहरण है इस बात का। जी, इसके अलावा उस वक़्त पापा जी जो 12 साल की उम्र में एक आज़ादी का भी ज़बरदस्त मुहिम चला था, आपने 1942, हालाँकि आप बहुत छोटे रहे होंगे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वो आस-पास का परिवेश और माहौल डेफ़िनेटली आपकी यादों में रहा होगा। तो वो क्या, हम लोग तो पुस्तकों में ही पढ़ते हैं कि आज़ादी में इस तरह से होता था, उस तरह से होता था। लेकिन आपने तो वो, मुझे लगता है वो 12 साल का पीरियड भी देखा है। कुछ आपकी मेमोरीज़ में वो कुछ क्षण भी हैं, जो हमारे उस देशभक्ति को समय दिया? 1942 का जो आंदोलन हुआ था जी। उसमें भी मऊ के लोगों ने भाग लिया था, और खासकर श्री राम आगार, नारायण प्रसाद अग्रवाल और भागवत साबू मुख्य थे। लेकिन मैं यहाँ एक बात बताना चाहूंगा जी। कि आगार जी ने जब सत्याग्रह करने के लिए अनुमति मांगी कांग्रेस से, जी बाबा। तो वो पत्र गांधी जी के पास गए और गांधी जी ने उनको रोक दिया, और इंदौर में एक कांग्रेसी सज्जन थे इंचार्ज, हुँ, हुँ, उनको ये पत्र लिख के पूछा कि फला आदमी सत्याग्रह करना चाहता है, हुँ, तो आप बताइए उसको अनुमति दी जाना चाहिए कि नहीं। जी, पहली शर्त ये थी कि आर्थिक हालत कैसी है और विचारों में वो कितनी दृढ़ता रखता है, ये बातें देख के दी जाना चाहिए। जब ये यहाँ से पत्र वापस गया जिसमें ये बताया गया कि दोनों बातों पे वो खड़े होते रहिए, तो उनको अनुमति दी गई और फिर उन्होंने सत्याग्रह किया। सत्याग्रह करने में भी एक गारंटी कि आप जहाँ भी सत्याग्रह करेंगे वहाँ के कलेक्टर को जरूर इन्फॉर्म करें, ये एक शर्त। दूसरा, नारायण प्रसाद अग्रवाल का जहाँ तक सवाल है, मेरे ख्याल से जितनी कुर्बानी और जितनी परेशानी नारायण प्रसाद ने झेली उतनी किसी ने भी मध्य प्रदेश में नहीं। हुँ, हुँ, हालांकि वो चीज मैंने नहीं देखा जब नारायण प्रसाद अग्रवाल को बांध के और घोड़ा से घसीटा गया था, लेकिन उस आदमी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा बराबर है। उस समय की एक घटना वो है कि गांधी जी ने बम्बई में जब 1942 9 अगस्त को आंदोलन की घोषणा की, तो इंदौर की गोकुल दास भी उस वहां पे गए थे। तो वहां से ऑफिस से उनको कुछ पोस्टर दिए गए और ये कह के दिया गया कि ये पोस्टर आर्मी के क्षेत्र में लगाए जाएंगे। वो ले आए, यहाँ पे
उन्होंने पहले तो आगार जी को बताया और कहा कि इस मामले में मदद करना पड़ेगी। आर्मी के में वो अंग्रेजों के जमाने में वहाँ जाना और पोस्टर लगाना बड़ा मुश्किल था। तो आगार जी एक आदमी को तैयार करके पान की दुकान थी और उसके मार्फत आर्मी में वो पोस्टर लगा दिए गए। उस पोस्टर में ये था कि भारतीय भी तुम्हारे भाई है, इन पे गोली नहीं चलाना है। क्या बात है। और कामयाबी के साथ उसको लगा दिया। उसका पता लगाना अंग्रेजों को भारी पड़ा। आखिर 6 महीने बाद पता लगा और उस आदमी को सजा दी। तो ये मैंने इसलिए उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि मऊ का कंट्रीब्यूशन भी आजादी की लड़ाई में कमजोर नहीं रहा। इसकी बड़ी लंबी कहानी है। यानी ये स्थिति आ गई थी कि अंग्रेजों को ये वहम हो गया था कि यहाँ सशस्त्र बगावत भी मऊ के लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक संस्था बनी थी मऊ विकास के नाम से। उसमें करीब 200 लड़के थे, नौजवान थे, जिनका बाकायदा ड्रेस था। ड्रेस पतलून तो थी जोधपुरी को, और जो आर्मी वाले केप लगाते हैं वो केप। उनका काम था, पहले तो उन्होंने ये शुरू किया मेलों में, जहाँ भी सार्वजनिक जगह है वहाँ पे लोगों की मदद करना, सेवा करना। लेकिन उसके पीछे राज था कि उन 200-250 लोगों को तैयार करके और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाना। तो उसका नेतृत्व जो कर रहे थे वो थे अमर सिंह राठौर। आपने नाम सुना होगा। बिल्कुल। अमजेरा के जागीरदार बख्तावर सिंह, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ धार में और अमजेरा में लड़ाई लड़ी और उनको हरा दी, उनको हराया। ये जो अमर सिंह था उसी फैमिली से संबंधित था जो महू में निवास कर रहा था। उनकी एक बात और मैं बताता हूँ, ये महू वालों को बहुत कम मालूम है और उन्होंने कभी कहा भी नहीं। अमर सिंह जी के जो लड़के थे राम सिंह, उनको कैंटोनमेंट में अपॉइंटमेंट मिल गया। अंग्रेजों को जब पता लगा कि ये तो उस फैमिली से, अमर सिंह की फैमिली से, उन्होंने उनको टर्मिनेट कर दिया नौकरी से। अच्छा। उसके बाद यानी आप देखिए, उस फैमिली ने आखिरी तक ये नहीं बताया कि हम बख्तावर सिंह की फैमिली से जुड़े हुए हैं, डर के मारे। यानी आजादी मिलने के बाद भी उन्होंने नहीं बोला। दूसरा उदाहरण, एक सुगन चंद खटोड़ थे, बहुत गरीब आदमी थे, कांग्रेसी। वो सफेद टोपी लगाते थे, आर्मी में उनकी नौकरी थी, सफेद टोपी लगा के जाते थे। एक दिन वहाँ के अंग्रेज अफसर ने कहा कि आप टोपी लगा के नहीं आए, अगर आप टोपी लगा के आएंगे तो मैं आपको नौकरी से निकाल दूंगा। तो सुगन सिंह जी ने उसी समय रेजिग्नेशन, हालांकि उसके बाद उनको आर्थिक दृष्टि से फैमिली को बड़ा परेशान होना, लेकिन वो झुकी। तो ऐसी कई घटनाएं हैं जिनको सुनने से प्रेरणा भी मिलती है और नववासी होने के कारण थोड़ा सा गर्व भी होता है कि हमने भी आजादी की लड़ाई में कुछ न कुछ आहुति दी है। नहीं, ये जबरदस्त अनुभव है पापा जी, और ये जो कहानी जैसा हमको लगता है आपने उसको वस्तुतः जिया है। मैं पहले आपसे जस्ट चेक कर लूं कि आप कंफर्टेबल है, बातचीत करने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही?
नहीं, ठीक है, ठीक है। तो हम इसको आप और आराम से बोलिए, हाँ, क्योंकि हाँ। ये एक पूरा यात्रा वृत्तांत है, जो आज हम समेटना चाहते हैं कुछ समय में, और ये एक हमेशा के लिए एक यादगार मोमेंट भी जो है वो कई लोगों को प्रेरित करे, जी, ये उसके जी, पीछे एक मकसद भी है। तो ये आज़ादी की बात हुई पापा जी, और ये निकला इससे कि भई आपकी व्यक्तित्व में जो खूबियाँ आई हैं, वो उस वक़्त के परिवेश ने गुलामी का रहा, लेकिन आपके व्यक्तित्व में निखार लाया है, जो नज़दीक से आपने देखा है। और इस तरह की सारी घटनाएँ बचपन में नहीं तो जनरली जो है वो एक जी हाँ, ये जी, साधारण सा सामान्य सा समय निकलता है, स्कूलों तक और सीमित रहता है। लेकिन ये आस-पास के परिवेश ने आपके व्यक्तित्व पे निश्चित रूप से बहुत सारा प्रभाव डाला, जो परिलक्षित होता है। तो मैं अब आज़ादी के आगे बढ़ते हैं पापा, और तो बात आ जाती है अब स्टूडेंट लाइफ़ की। जी। आपकी स्टूडेंट लाइफ़ कैसी रही? देखिए, मऊ में उस समय स्कूल थे थोड़े, लेकिन केबीईपी मेमोरियल हाई स्कूल सबसे मशहूर था। जी, वहाँ के छात्रों ने खेल में और शिक्षा में, दोनों में बहुत नाम कमाया। यहाँ के 4 खिलाड़ियों ने तो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया और गज़ब! समय से पहले कप्तानी भी। और आपको ताज्जुब होगा कि इस स्कूल के लड़के जी, जब टूर्नामेंट खेलते थे, वहाँ तो 10वीं तक था, तो 15 साल की उम्र तक बाहर हो जाती हाँ, हाँ, थी। वहाँ की टीम इतनी तगड़ी होती थी मऊ की, या हाई स्कूल की, कि जो आर्मी और पुलिस की टीम को भी छक्के छोड़ाती। और जब हाई स्कूल का मैच होता था, तो हजारों आदमी इकट्ठे हो जाते देखने के लिए। सिर्फ जी, ये कि ये बच्चे इनको सुधार देंगे, इनको ठीक कर देंगे, इनको पराजित करेंगे या हारेंगे। और दूसरी साइड पे देखो आप, शिक्षा के में अपने राम नारायण शास्त्री, सबोदयाल शास्त्री साहब, देवी प्रसाद भार्गव, ये सब मऊ की देन है। बिल्कुल। यहीं से तैयार हुए लक्ष्मी शंकर शुक्ला, जिन्होंने इंदौर में कई जगहों तक उनके नाम को रोशन किया। स्टूडेंट था मैं, जब 9th में था, जी, जब मुझे स्कूल की टीम में सिलेक्ट किया गया, अरे तो वाह! मेरी खुशी का कोई पार ही नहीं था कि स्कूल की टीम में जहाँ कंपटीशन इतना, एक-एक पोजीशन के लिए 5-5 लड़के हो और वहाँ पे सिलेक्शन हो जाए, बहुत बड़ी बात। गज़ब! वहाँ से शुरू हुआ, तो फिर ये खेल का सिलसिला चलता रहा। फिर मैं खिलाड़ी भी रहा और रेफरशिप भी की इसमें, लेखक भी रहा, भाषणबाजी भी बहुत की खेलों के बारे में, कोचिंग भी मैंने बहुत की। यानी यहाँ तक कि ग्राउंड की लाइनिंग भी मैंने बहुत की, और जितनी अच्छी मैं लाइनिंग करता था, उतने बहुत कम लोग। क्या बात! मैंने ये इसलिए कहा कि खेल की छोटी से छोटी बात को लेकर और आखिरी बात तक पूरा किया। अब एक और मैं बात करता हूँ कि मान लीजिए क्रिकेट का कोई बच्चा है, खेलना चाहता है, जी, वो शुरू ही में बैट और लेके पौड़िया में था, और अगर उसको तेंदुलकर के साथ खेलने का मौका मिले हुँ, तो हुँ, क्या? वही मेरे साथ हुआ। जब मैं स्कूल में प्राइवेट के प्रैक्टिस करते थे, उनके साथ मैं पहुंचा, तो उस समय टीम में इंडिया के कई चुनिंदा खिलाड़ी प्रैक्टिस करा करते थे। अब मेरे को काम, मैं तो नया छोकरा,
जो आपको पकड़ते हैं, आया, उन्होंने मेरे को खिलाया और फिर 3-4 रोज बाद ही उन्होंने टैलेंट देखा, तो उसमें से उन्होंने कहा कि नहीं, इसको ना खिलाइए और इसका आज से नाम छोटा बेग। अरे वाह! तो मेरे को छोटा बेग करके बुलाते थे। वहाँ से फिर किया शुरू, खेलते गए, खासकर आर्मी से हमारे, आप समझ लीजिए हॉकी के सीजन में करीब-करीब 15-20 मैच खेला करते। वहाँ से भी हमें सीखने को बहुत मिला। वो इसलिए मिला कि आर्मी में हिंदुस्तान के सब प्रोविंसों के लोग आते थे और सबकी अलग-अलग शैली। जैसे अपनी मऊ की हॉकी की शैली उस समय और भोपाल की शैली में अंतर था। पंजाब के भी लोग आते थे, जी। बंगाल के लोग भी आते थे, मद्रास के लोग भी आते थे, तो अच्छे खिलाड़ी भी आते थे। तो उनसे खेल के हमने बहुत कुछ सीखा और फिर बाहर जाना शुरू किया टीम के साथ। उनसे एग्रीमेंट होता था पहले कि भाई आप इतने पैसे लोगे, कितने लिए लोगे, क्या-क्या टर्म्स कंडीशन है आप, और धीरे-धीरे वो कारवां जो है बढ़ता गया। फिर 1960 में 61 में मैं नई दुनिया से जुड़ा और नई दुनिया के लिए खेलों के बारे में लिखना, खासकर हॉकी, फुटबॉल में, क्योंकि उस समय हिंदी के पेपरों में खेल के लिए बहुत कम जगह होती थी और मैं मऊ में बहुत टूर्नामेंट कराता, उसकी सारी रिपोर्टिंग कर, धीरे-धीरे वो बात बढ़ती गई और 1967 में मैंने मऊ का हॉकी में क्या योगदान, एक सीरीज बनाई और उस सीरीज में कहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ तक मऊ गया। मैं एक बात और कहना चाहूँगा जी। कि मऊ में बाबूलाल हेडमास्टर, वो हॉकी के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। ग्रीन वॉल उनकी टीम थी और अंग्रेजों के ज़माने में जब ध्यानचंद मऊ आए थे 2 साल, उनकी टक्कर होती थी। तो उसमें ध्यानचंद दादा गोल करते थे, उसका जवाब वो इसी समय दे, वो भी थे। तो 1963 में मैं उज्जैन गया, दादा वहाँ आए थे उनको मऊ लाने। तो वो शिवमंगा जी, सुमन, राम दुलारी जी, और वो नाश्ता कर रहे थे। मैंने चपरासी को मेरा नाम और मऊ लिखते थे, उन्होंने एकदम बोल, बुलाओ बुलाओ। मैं गया, क्या बात! बोले कैसे आए, उनके सभी बोले बाबूलाल के क्या हाल है। ओहो! तो मैंने कहा साहब वो तो अच्छे हैं, अभी आते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि दादा आप दुनिया भर में आके आपने खेली, बड़े-बड़े मैच खेले, ये बाबूलाल आपको याद कैसे रहे? हाँ। ये नाम आपके ज़हन में आज भी कैसे है? तो फिर उन्होंने बताया कि ये मेरी टक्कर का आदमी था, मेरी टक्कर के आदमी था। तो मैंने फिर दूसरा प्रश्न किया, मैंने कहा सर ये अगर टक्कर का था तो आपको ले जाना था, ये भी हुँ। आलम में जाता। बोले बराबर जाता और मैंने बाबूलाल को कहा कि तू चल मेरे साथ, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं मऊ नहीं, ओह! इसलिए रह गया। तो उसके बाद फिर मेरे को आकाशवाणी में भी समीक्षा करने का मौका मिला, वो भी मैंने, जी। और गोल्फ, शूटिंग वगैरह पे भी लिखा। गोल्फ के बारे में भी मैं आपको एक बात का उल्लेख करना चाहूँगा कि यहाँ जनरल आलू थे, उन्होंने गोल्फ का टूर्नामेंट, उन्होंने इंदौर में भी पूछा पेपर वालों से कि भाई इसका कवरेज करना है, तो उनका आप तो ढोली साहब को कॉन्टैक्ट कर लीजिए, हो जाएगा। जी। उन्होंने मेरे को बताया, तो बोले वही करना है। तो बोले क्या हिंदी में गोल्फ लिखा जा सकता है? मैंने क्यों नहीं लिखा? लिखा जा सकता है।
ये मेरी जिम्मेदारी करूंगा। तो टूर्नामेंट शुरू होने के एक रोज पहले मैंने गोल्फ पे ही आर्टिकल लिखा, गोल्फ खेल क्या है और कैसे खेला जाता है, सब सारी बातें लिखी। और उन्होंने लिखा, ले यार मान गए, क्योंकि मैंने जो कवरेज वगैरह की बहुत बढ़िया रहा। गोल्फ पे भी किया, शूटिंग में भी किया, रग्बी पे भी किया। रग्बी खेल अंग्रेजों में ज्यादा प्रिय था। हाँ, तो रग्बी थोड़ा सा चला 60-62 में, उसको भी कवर किया मैंने। तो इन खेलों में भी चलती गई गाड़ी, फिर धीरे धीरे बढ़ती चली गई। फिर थोड़ा सा सामाजिक क्षेत्र आ गया, समाज के लिए भी काम किया और शिक्षा के लिए भी काम किया। लेकिन मैं एक बात यहाँ विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा जी, कि आज के युग में भी अगर आपकी विश्वसनीयता कायम है तो आपको हर तरह से मदद मिल सकती है। सबसे बड़ी बात है, आप पे विश्वास होना चाहिए कि हम जो जिस आदमी की मदद कर रहे हैं, आर्थिक दृष्टि से या दूसरी दृष्टि से, वो व्यर्थ नहीं जाएगी। ये आदमी विश्वास के लायक के काम करेगा। अगर ऐसा करे तो बराबर सफलता मिलती है। मेरे को तो इस मामले में बहुत अनुभव है और उसी वजह से मैंने जहाँ भी सामाजिक क्षेत्र में काम किया जी, उसमें मुझे कामयाबी मिली। यानी किस्से तो बहुत है, कई बातें हैं जो हो जाती है। जैसे एक मैं आपको बताता हूँ जी, कि मैं हाई स्कूल में हिंदी मीडियम था, इंग्लिश मीडियम नहीं था। अच्छा, और मैं चाह रहा था कि इंग्लिश मीडियम भी होगा जब यहाँ के बच्चे आगे और जा सके। करेक्ट, तो मेरे पास तो कोई साधन था नहीं, नई दुनिया में लिखता था और जो बड़े अधिकारी स्कूल में आते थे उनको पकड़ लेते। बराबर, तो ये काम मेरा 2 साल चला। फिर आखिर में एक सज्जन, एक अफसर ऐसे मिल गए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम तुम्हें अनुमति दे देते, लेकिन अच्छा, टीचर भी नहीं देंगे, कोई साधन भी नहीं देंगे। तो मैं ठीक है, अगर ये 2 मैं चुका लूं तो आप दे देंगे अनुमति? बोला हाँ। मैंने मेरे साथियों से कहा, जो साइंस के थे खासकर, इस तरह की बात है। तो बोले अपन अंग्रेजी में भी पढ़ा लेंगे, आप उनको लिख के दे दीजिए और जगह भी हो जाएगी। दोनों बात हो गई, वो खुल गई। उसका नतीजा ये हुआ कि 10th तक जो मऊ की दूसरी स्कूलों में पढ़ते थे वहां पढ़ते, और 11th और 12th के लिए इंग्लिश मीडियम के लिए वो ओह, टीचर इतने अच्छे अच्छे वहां पढ़ने आते। ये विश्वास की बात, बिल्कुल, बिल्कुल। टीचरों को भी विश्वास था। ये बहुत बड़ी बात है पापा जी, आप जो बता रहे हैं। जी, एक और बात बताते हैं। जी, मध्य प्रदेश सरकार ने 1990-92 की बात होगी, एक योजना निकाली कि जो बच्चे स्कूल ड्राइव नहीं कर पाते हैं और कोई दर्जी का काम कर रहा है, कोई किसी स्किल वाले के काम कर रहा है, उनको कैसे पढ़ाया जाए। तो उन्होंने ये किया कि 6 बजे तक वो वहाँ करते हैं, उसके बाद 2 घंटे उनकी लगाई जाए। तो उन्होंने ये अनुमति इस आधार पे दी कि आपको लाइट फ्री मिलेगी, स्कूल का कमरे फ्री मिलेंगे और टीचर आपको रखना पड़ेंगे जी, और 500 रुपये महीने के हम आपको दे दें। अच्छा, हाँ, मैंने कहा मंजूर है ये इसकी। फिर मैंने 5 टीचरों से बात की, अलग अलग विषय। मैंने कहा ये जॉब का काम है, तैयार हो। पहले साल 70% रिजल्ट आया, ओह, दूसरे साल 90% आया क्या बात उन है। गरीब बच्चों का। लेकिन बाद में सरकार ने वो योजना बंद कर दी। ओह, क्या ये जा मैं
ये आपने भी मेरे से जो प्रश्न किया, मेरी मेमोरी जो है फिर से यानी यही पापा जी हम लोग चाह भी रहे थे बेसिकली कि एक जो आपके पास जो जबरदस्त एक अनुभव की और आपके खुद के इस पूरे जीवन की जो प्रेरणादायी पहल है, उनको हम किस तरह से जो है वो कवर कर सकें। तो वही आपको भी हम लोग जाके अंदर से टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो सारी यादें, मुझे मालूम है आपका स्वास्थ्य शायद परमिशन ज़्यादा बोलने की नहीं दे। नहीं, आप इसलिए आप बोल रहे हैं कि आप आराम से बात करिए और इसको आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने आपसे दूसरा पड़ाव शिक्षा की बात की और शिक्षा में मुझे जो आपके अंदर से निकल के आया, एक तो खिलाड़ी, जो सबको मालूम है कि भई वो आपकी आत्मा में रचा बसा है और खेल जो है वो अगर जीवन की तवज्जो में जो सबसे ज़्यादा अहम तवज्जो किसको देंगे अगर आपसे बात की जाए, तो मुझे यकीन है कि शुरू की 2-3 तवज्जो में खेल आ जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है और वो खिलाड़ी होना ही बेसिकली वो हर जगह आपके रिफ्लेक्शन डालता है। मैं आगे बढ़ता हूँ पापा जी। तो हमने जब ये आपके खिलाड़ी की बात की और ये जान के सचमुच में बहुत आश्चर्य की बात है कि महू जैसी एक छोटी जगह पे ओलंपिक टीम की मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स और ध्यानचंद जी जैसे और फिर शंकर लक्ष्मण जी और उसके बाद में आपने जो बाबू लाल जी की कहानी सुनाई, वो तो सचमुच में आपकी पुस्तक में भी उसका जिक्र हुआ है, मैंने देखा है। हाँ किया है। और वो सचमुच में बहुत ही आश्चर्यजनक बात है क्योंकि अब ये स्टोरी केवल महू तक नहीं है, लेकिन ईश्वर ने आपको भी ऐसे जबरदस्त व्यक्तित्व के साथ में जीवन में खेलने का और समझने का मौका दिया, तो ये एक बहुत जबरदस्त वानगी बन गई अनुभव की। आगे बढ़ते हैं पापा जी। वो खिलाड़ी और उसके बाद जो अगला पड़ाव आपका है, आपने हालाँकि कुछ पार्ट उसका कवर किया है, लेकिन आप शिक्षक के रूप में मैं देखता हूँ महू के अंदर में ढोली सर जो है वो बहुत पॉपुलर है। कोई भी जनरेशन्स हो उनके सबके अंदर में और मैंने देखा कि बहुत प्रभावी ढंग से अभी भी जिस तरह से आप वहाँ बात करते हैं, आपके स्टूडेंट्स हैं, आपके मिलने वाले हैं, आपके मित्र हैं, तो सभी ढोली सर की बहुत बात करते हैं। ये ढोली सर व्यक्तित्व क्या है पापा जी? और इसको आपने कैसे जिया है? मैं उसका एक कारण बताता हूँ। मेरी ऐसी मान्यता है, पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी, और वो बहुत अनिवार्य। शिक्षक, विद्यार्थी और पालक, इन तीनों का तालमेल होना बहुत जरूरी है, स्कूल के लिए भी और उस छात्र के लिए भी जी। और टीचर के लिए भी। मेरे को जो ये कामयाबी मिली, उसका मुख्य कारण यही रहा कि मैं स्कूल में हर लड़के के, हमारे यहाँ करीब 2000 से ज्यादा लड़के थे, सीधा संपर्क में रहा, सीधा संपर्क। क्योंकि स्कूल का जो डिसिप्लिन था उसको मेंटेन करवाने में मेरी भूमिका रहती थी। जी जी जी। तो छात्र के साथ आपका व्यवहार, डिस्टेंस तो मेंटेन करना चाहिए, लेकिन भाई की तरह होना चाहिए। अगर वो गलती करता भी है तो उसको आपका समझाने का ढंग आपके बड़े भाई की तरह होना चाहिए। दूसरा, आपका एटीट्यूड रिवेंजफुल नहीं होना चाहिए। अगर रिवेंजफुल एटीट्यूड होगा तो आप लड़के को विश्वास में नहीं ले सकते। करेक्ट। लड़के में ये होना चाहिए, आप कितना ही मारे, कितना ही पीटे, लेकिन उसको ये ध्यान होना चाहिए कि ये सर मेरे को आज मार रहा है तो कल मेरा काम भी करेंगे, मेरे को प्यार भी करे। ये काम मैंने किया, मारने में मैं पीछे नहीं रहा। रोज 10-15 लड़कों को दंडित करता ही था, लेकिन किसी भी लड़के ने कभी भी शिकायत नहीं की। जब भी वो कोई काम के लिए आया तो मैंने बराबर
और आखिर के दिनों में फिर ये हालत हो गई थी 1990 के आसपास, 85 के बाद से, कि दूसरी पीढ़ी भी आ गई, उन्हीं के बच्चे भी आ गए, बराबर। जिनको मैंने 65 में, 62 में, 63 में पढ़ाया था, उनके बच्चे आ गए। बराबर। तो उसमें किसी बच्चे को मैं पीट देता था, वो घर पे बोलता था कि आज ढोली सर ने हमको बहुत मारा ही ना, और तो कुछ नहीं किया। बोले ये समझे तो कम पिटा है, और आगे करेगा तो ज्यादा पिटेगा, और मैं भी कुछ बोलने वाला नहीं। क्या बात। तो ये विश्वास होना चाहिए। हालांकि आजकल जो एटीट्यूड है, बड़ा टीचर भी सामाजिक प्राणी है, समाज से गया, रिवेंजफुल एटीट्यूड होता है, वो नहीं। आपका हमेशा हाथ, शिक्षक का मदद का हाथ होना चाहिए। बिल्कुल। चाहे बच्चा वो आपके साथ है, नहीं है, आपके खिलाफ है, फिर भी उसकी जितनी आप मदद कर सकते हो कानून में कर, उसमें करना चाहिए। बिल्कुल पापा इसमें जी। मैंने कोताही नहीं, और बिल्कुल। उसी का कारण है कि आज लोग, कहीं भी विद्यार्थी मेरे हो, वो मुझे ढोली सर ही बोलेंगे और प्रणाम करेंगे। मैं कभी कभी हाथ बढ़ा देता हूँ अच्छी पोस्ट पे पहुंचने पे, हाथ नहीं मिलाते, वो प्रणाम नहीं करते। ये, और इसका मेरे को बड़ा संतोष है, बहुत संतोष है। ये बड़ी बात है पापा जी। और आपने जो बोला, ये आज की तारीख में एक गुड़ मंत्र है एक तरह से, कि आपने बताया कि अध्यापक, विद्यार्थी और पालक का ये कॉम्बिनेशन और विश्वास, और वहीं से जो है वो, बिकॉज विद्यार्थी ही आगे जाके और भावी सिटीजन बनता है, लीडर बनता है, सब है। उसकी किस तरह से परख हो रही है, वो गुरु से बेहतर तो कोई कर नहीं सकता। और ये एक जो हम लोग जनरली पढ़ते हैं इन सारी चीज़ों को, ये प्रैक्टिकली आपने जीवन में इस तरह से स्टूडेंट्स को तैयार किया है, ये मुझे लगता है बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मुझे लगता है बहुत सारे सैकड़ों और हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स जो है वो आपको अपने जीवन को एक सही रूप में ढलवाने के लिए बार बार धन्यवाद करते ही होंगे। आज हम लोग पापा जी इसी परिप्रेक्ष्य में एक क्वेश्चन में प्रेजेंट का भी आपसे पूछना जी, चाहूँ। मैं इसी संबंध में एक बात और बताना, जी जी जी। आज जो पूरे समाज में गड़बड़ी हो रही है, मेरे प्रश्न का ही आप और उत्तर दे रहे हैं। बिल्कुल। एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देखा जा रहा है, एक दूसरे के प्रति अविश्वास है। आप देखिए, शिक्षक के प्रति स्टूडेंट को अविश्वास, क्लाइंट और वकीलों में एक दूसरे के प्रति अविश्वास है, मरीज और डॉक्टरों में एक दूसरे के प्रति अविश्वास है, ग्राहक और व्यापारी में एक दूसरे के प्रति अविश्वास है। ये जो अविश्वास है, ये जब तक नहीं मिटेगा, जब तक समाज में एक सुधार की गुंजाइश कम हो। बिल्कुल। मैंने ये उदाहरण दिए, और शायद आपके जहन में ये सारी बातें आ गई होगी कि वाकई में हकीकत ये है ही। नहीं, आप भाप गए मेरे प्रश्न को पापा जी। मैं यही प्रश्न पूछने वाला था आपसे, और आपने उसको, मुझे यही आपका अनुभव है। और आज जो हम जहाँ एक बार संपन्नता की तरफ हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमेशा एक क्वेश्चन अपने वैल्यूज के ऊपर में निकल के आता है, जो बेसिक ग्राउंड से लेके, लोगों के सौहार्द से लेके, अपनापन से लेके, सामाजिकता से लेके, उन सब दूर जो है वो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रखा है कि हम संपन्नता की तरफ तो ऊपर जा रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजों में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, और वो ग्राउंड पे रिफ्लेक्ट होता है। मेरा दर्द होता है, मुझे दर्द होता है कुछ चीज़ों का। मैं अक्सर आपसे बात भी करता हूँ उन सब चीज़ों के ऊपर, कि इतना बड़ा देश है, हमारे इतने ज़बरदस्त शास्त्र हैं, और सारी चीज़ें होने के बाद भी हमको, हमारी एज अ टीम, हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। लाइक वो एक अनुशासन के रूप में बोला जाए, वो आपको जगह जगह रिफ्लेक्ट हो जाएगा।
क्लीनलीनेस है, करप्शन है, ये सारे मुद्दे निश्चित रूप से आपको भी पेन करते होंगे। और उनका जवाब आप सही बोल रहे हैं कि जब तक ये चीज़ें हम लोग अंगीकार नहीं करेंगे तो तब तक जो है वो ये चैलेंजेस कंट्री को होते रहेंगे। मैंने देखा है आपका एक अलग व्यक्तित्व शिक्षा के अलावा, शिक्षक के अलावा आप राष्ट्रभक्त हैं और नेशनलिस्ट जिसको अपन लोग बोलते हैं, वो क्लियर कट आपकी बातचीत से, आपके रोज की एक्टिविटीज के अंदर में जब भी ये चर्चा होती है तो आप वो राष्ट्र के प्रति अपनी बात को हमेशा बोलते हैं। तो उस मुद्दे पे भी मैं आज आपसे चर्चा करूंगा कि जब आप अनुभव के इस खजाने पे बैठे हैं और देश को देख रहे हैं, प्रगति हो रही है, आगे भी हम बढ़ रहे हैं, क्या चाहते हैं आप? देश कैसा होना चाहिए और वो जो आप चाहते हैं वो किस तरह से होगा? देश का जहाँ तक प्रश्न है, उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये परिवर्तन होना चाहिए। उनको राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाया जाए। एक दूसरी बात, राष्ट्र के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियां दी है, त्याग किया है, अपने परिवार को की बलि चढ़ाई है, ऐसे लोगों का उदाहरण भी हमारी पाठ्य पुस्तक में होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है समाज में कि जो ईमानदारी से काम कर रहा है, जो राष्ट्रभक्ति के लिए काम कर रहा है जी, और उसकी आर्थिक हालत में कोई विशेष इम्प्रूवमेंट नहीं है, उसको लोग मूर्ख समझते हैं। और जो आदमी किसी भी तरह से पैसा कमा लेते हैं या कमा रहे हैं, उनको समाज भी सम्मानित करता है। इस व्यवस्था में भी परिवर्तन करना होगा। जो ईमानदारी से, नैतिकता से और समर्पण भाव से काम कर रहा है, उसका सम्मान समाज को देना होगा। अगर हम नहीं देंगे तो अनैतिकता बढ़ती जाएगी। अब ये तो आप भी मार कर रहे होंगे कि जो पैसे वाला है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, उसको पूरा समाज उठा। आपको मैं खैर पता नहीं ये उदाहरण कितना अच्छा लगेगा। नहीं आप बोलिए, ये अपनी आप बहुत प्राइवेट बात है, पर्सनल है, फैमिली में ही हो रही है और हम चाहते हैं कि आप कोई दिल की बात बोलिए। आप किसी के सार्वजनिक प्रोग्राम में जाएं, शादी में जाएं, जहाँ सैकड़ों लोग इकट्ठे हों, और जो दादा टाइप के लोग हैं वो भी जब आमंत्रित किए जाते हैं, तो जो ने बुलाया है वो उसका आपसे परिचय जरूर कराएगा कि फला चलिए। लेकिन एक तो ईमानदार आदमी आया है, उसका परिचय वो नहीं कराएगा। वो भी ये शो करना चाहता है, दिखाना चाहता है कि मेरे साथ भी गुंडों की फौज है। इस बात के लिए वो परिचय। क्या बात? ये आप मार्क करना, कहीं भी किसी भी जगह। ये कैसे पापा जी, ये सब में बदलाव कैसे संभव होगा? लाइक आप व्यवहार में इस तरह के परिवर्तन जो आप बोल रहे बिल्कुल सही और सटीक है कि सब कुछ जो है वो आर्थिक संपन्नता जो है वो क्राइटेरिया बन गया है फॉर द बेस्ट थिंग्स, या किसी भी व्यक्तित्व को के आकलन का। और वैल्यूज जो है वो सेकेंडरी हो गई। हालांकि लंबे टाइम पे वैल्यूज काम करती हैं, लेकिन उस व्यक्ति को जो केवल वैल्यूज के ऊपर टिका, लेकिन अगर वो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है तो सचमुच में आप जो बोल रहे हैं वो रोज हम लोग देखते हैं समाज के अंदर उस तरह के उदाहरण, और फिर वो नीचे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं ग्राउंड के ऊपर में भी, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे कहीं पे भी अपन लोग जाते हैं तो वहां भी संपन्न या जिसको बोलते हैं बाहुबल वाला जो व्यक्ति है के लिए एक इज्जत अलग होती है, और वो अब बाय एंड लार्ज हमको हर जगह देखने को मिलती है। पर ये कैसे परिवर्तन होगा? आपका अनुभव क्या बोलता है? उसमें एक ही बात है सर, जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनको इसके लिए आगे आना। कैसे?
कि वो लोग भी जब ईमानदार और समर्पित लोगों को सम्मान देना शुरू कर देंगे तो शायद समाज में थोड़ा परिवर्तन आ सकता है या शुरुआत हो सकती है। क्योंकि हो क्या रहा है कि सामाजिक संस्थाएं भी ईमानदार लोगों को इग्नोर कर रही हैं। उनको वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए। सही है। तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि जितनी संस्थाएं हैं वो अगर ये तय कर लें, वो बुलाएं किसी को भी, लेकिन जो शहर में सर्वमान्य है, जो ईमानदार है, जो सेवाभावी है, चाहे उसका आर्थिक बैकग्राउंड कैसा ही हो, हम जी। उसको भी सम्मान देंगे। तो इसमें सुधार हो सकता है, क्योंकि ऐसे लोगों को जब आप देखोगे तो प्रेरणा मिलेगी। प्रेरणा मिलेगी। आज मैं हूँ और जब मेरा स्टूडेंट 75 साल की उम्र वाला, 70 वाला, 80 वाला मेरे को प्रणाम करता है तो जी, मेरे दिल में एक नई ऊर्जा पैदा होती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो बात जब ही पैदा होगी कि जब ये सब शुरू किया जाए, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। नैतिकता का खाली वो फिर कथाओं की कहानी हो जाएगी कि कथा सुनी कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कुछ भी नहीं। एक पापा जी इस वक़्त पे एक बहुत अच्छी चीज़ें भी हुई, हम बहुत पॉज़िटिव थॉट्स में भी रहते हैं, तो भक्ति का एक ज़बरदस्त लहर इस वक़्त जो है वो हाँ, देश में चल रहा है। सही बहुत बात। सारे संतगण जो है वो हम्म, आगे आए हैं और लोगों तक वो प्रेरणा भी पहुँचा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, आपसे भी पहले मेरी चर्चा हुई थी कि देश को, समाज को चलाने में राजनीति का बहुत बड़ा रोल है अभी। और वहाँ पे बेसिकली जो भी राजनीति के अंदर में लोग जाते हैं, वो हमारे यहाँ पे एक इस तरह की परंपरा बन गई कि वहाँ बाहुबल के या पैसे के बल के ऊपर भी जाया जा सकता है। तो वहाँ पे आपका क्या मैसेज है? नई जनरेशन कैसे लीडरशिप रोल में आए? और जब वो लोग आएँगे, एक वैल्यू बेस्ड सिस्टम आएगा, तो ही शायद जो है वो हम परिवर्तन कर पाएँगे। अदरवाइज़ हमको राजनीतिक मजबूरियाँ तो पता ही है, वो नीचे म्युनिसिपैलिटी से लेके तो संसद तक बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे हम चर्चा भी नहीं कर पाते। तो वो सब आधार तो बने हुए ही हैं। नई जनरेशन के लिए आपका क्या मैसेज है? नई जनरेशन के लिए तो सबसे पहले तो उनमें अनुशासन की भावना पैदा होना चाहिए, क्योंकि अनुशासन ऐसी चीज है, अगर आदमी अनुशासित हो जाए, उसकी सारी गतिविधियां समय की पाबंदी से जुड़ी हो, अनुशासित हो, तो उसके चरित्र का भी निर्माण हो, निश्चित रूप से हो। या आप कहीं भी देख सकते। तो सबसे पहले तो अनुशासन और समय की पाबंदी, तब जाके हमारे चरित्र का निर्माण होगा और फिर ये देशभक्ति की भावना फैलेगी। क्योंकि देशभक्ति करना, राष्ट्र के प्रति समर्पित होना, उसकी पहली कड़ी ये है कि अनुशासन। अनुशासन का मतलब सब चीजें तो आती है, कानून का पालन करना और हुँ, कानून के अनुसार चलना। जिस रोज ये बात हम सीख लेंगे तो सवाल ही नहीं है फिर देश को आगे जाने में। हुँ, हुँ। ये सबसे बड़ा देशभक्ति का पार्ट है, बिल्कुल, बिल्कुल। अनुशासन। तो राष्ट्र के बारे में आप से हमेशा अक्सर चर्चा होती है, और जी, जो संदेश आपने दिया है बेसिकली ये हम सब भी चाहते हैं कि देश जो है संपन्नता के साथ वैल्यूज में भी आगे बढ़े। जो जी, हमारी हमारी लीगेसी है, हमारे ऑलरेडी शास्त्रों के अंदर में लिखित है। तो उसके उन उन परंपराओं को जो हम थोड़ा भूले हैं, उनके ऊपर वापस शिफ्ट होने की ज़रूरत है। और मुझे यकीन है कि उस तरफ देश बढ़ेगा। पापा जी, मैं अब आपको अगले पड़ाव की ओर लेके जी, चलता हूँ। परिवार के बारे में अब चर्चा करेंगे, बिकॉज़ आप एक बहुत ही शानदार परिवार के मुखिया हैं, और मैंने देखा है कि परिवार के प्रति आपकी जागरूकता, भावना
जो है वो हमेशा रहती है और आप उनको प्रेरित भी करते हैं। एक जीवन में परिवार का क्या महत्व है और परिवार के सदस्यों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपका ये प्रश्न बड़ा बढ़िया है जी। और मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर हमारे परिवार सुधरने लग जाएंगे या पुरानी परंपरा परिवारों में आ जाएगी तो समाज और देश बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। क्योंकि मैं भी जिस परिवार से जुड़ा रहा उसमें करीब करीब 50 लोग थे शुरू हम्म। में। एक ही जगह खाना खाना, जी। सारा काम एक ही जगह। लेकिन अभी क्या हो रहा है परिवार में कि परिवार के मुखिया का जो वजन है वो कम हो। वो परिवार के मुखिया का जब वजन कम हो जाता है उसके आदेशों की अवहेलना शुरू हो जाती है, उसको उपेक्षा की दृष्टि से जाने लगता है। तब ये सारी गड़बड़ियां होती है। और दूसरी बात ये, चाहे हम हो या आप हो, आदमी को ये मान के चलना चाहिए क्या हमारे ऊपर भी एक कंट्रोल करने वाला है, मुखिया के रूप में, उसके बाद ईश्वर के रूप में। हम भक्ति क्यों करते, हम मंदिर क्यों जाते हैं? इसीलिए जाते हैं ना कि हमारे गवर्न करने वाला, हमें चलाने वाला, हमें बढ़ाने वाला, हमें पढ़ाने वाला, हमें संपन्न करने वाला यह ईश्वर। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए उसके आगे हम नतमस्तक होते हैं। यही भावना परिवार के हर सदस्य की अपने घर के मुखिया के प्रति आना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो निश्चित रूप से हमारा समाज सुधर सकता है। लेकिन आजकल नहीं हो रहा है। आजकल इन सारे भावों को छोड़ दिया। मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल पापा। नहीं, ये एक बहुत परिवार को मैं यहाँ पे इसलिए लेके आया कि बिकॉज आज की तारीख में एक मेजर रीशफल हुआ है। फैमिलीज पहले जॉइंट फैमिली होती थी, अभी जो है वो बच्चों की पढ़ाई और फैलते हुए संसार के कारण में जो है वो न्यूक्लियर फैमिलीज भी होने लगी और उनका प्रभाव जो है वो तेजी से परिवार का इम्पैक्ट लोगों पे, इंडिविजुअल्स पे भी दिखने लगा। बहुत सारे पॉजिटिव साइड्स भी हैं प्रोग्रेस के, ग्रोथ के, लेकिन एक परिवार से जुड़ाव से जो सुख, शांति और आनंद और एक वैल्यू बेस्ड सिस्टम जो डिवाइस होता है, वो जिस तरह से हम लोग उसका एक चैलेंज आ रहा है, अब इसलिए ये प्रश्न मैंने आपसे पूछा। जी। अब लोग भुगत रहे हैं ना सर। कई परिवार के सदस्य बाहर है, इधर उधर है, मियाँ बीबी यहाँ रह रहे हैं, अकेले पड़े हुए हैं। उनको बीमारी से ज्यादा ये बड़ी बीमारी लग गई कि हम अकेले हैं। आदमी का जो स्वभाव है, पापा जी मजबूरी है, आप पढ़े हैं, लिखे हैं, आगे बढ़ना है। ये ये मान गया। लेकिन जो लोग बाहर हैं वो भी तो उतना संपर्क रखे। राइट। अभी कभी कभी ऐसे उदाहरण आते हैं कि किसी का बाप मर गया, वो अमेरिका में बैठा है, उसको खबर की, उनका यार तुम कर दो यार फिंगर। ये क्या है? इन कहानियों को सुन के कितना धक्का लगता है। ऐसा ही सब चीज थोड़ी, और भी चीजें। बिल्कुल। तो परिवार में एकजुटता हो किसी भी रूप में। आजकल तो भाई धंधे के लिए इधर जाना पड़ता है, नौकरी के लिए जाना, लेकिन एकजुटता तो हो। तुम साल में 2 चक्कर 3 चक्कर तो घर पे आओ, माँ बाप से पूछो उनके दुख क्या है, उनके सुख क्या है, उनके साथ बैठो, उनसे अपने विचारों को रखो। आप जहाँ रह रहे हैं, आज आप भी जहाँ रह रहे हैं या मैं भी जहाँ रह रहा हूँ, तो मेरा अगर बच्चा बाहर है और वो आता है तो ये जरूर मैं पूछूंगा कि भाई तेरे को कोई तकलीफ तो नहीं है, जबकि मुझे मालूम है कि अपने से ज्यादा सुविधाजनक स्थिति में ये है। लेकिन बाप के नाते
पालक के नाते मैं ये बात पूछता हूँ, बिल्कुल लेकिन इतना समय भी नहीं है लोगों के पास। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मुझे मालूम है कि आपने एक बहुत ही सुंदर परिवार का ताना बाना बुना हुआ है और वहाँ पे एक बहुत अच्छी समझ है, और यही मैसेज जो है वो सभी परिवारों पे भी एप्लीकेबल होता है। हम तो बहुत खुश नसीब है कि हमारे आसपास बहुत ही सुखद परिवार है, लेकिन यस, अरे साहब, चैलेंजिंग विषय है। आपका परिवार तो जो है ना साहब, वो सबसे भाग्यशाली है, जहाँ संस्कार भी है, पैसा भी है और अनुशासन भी है। बिल्कुल ये बिल्कुल। तीनों चीजें मिलना बड़ा मुश्किल हो गया, ईश्वर की कृपा और है। जिसको मिल गया वो समझ लीजिए ईश्वर का सबसे बड़ा कृपा पात्र है। बिल्कुल। परिवार के साथ पापा जी मैंने देखा आपका एक्सटेंडेड फैमिली, आप बहुत दोस्तबाज भी हैं, और दोस्ती की आपकी मिसालें भी दी जाती है। दोस्ती का जिंदगी में क्या मायना है? देखिए साहब, आदमी के जिस आदमी के साथ दो तीन दोस्त अच्छे नहीं हो तो उसको कामयाबी नहीं मिल सकती। दोस्त का होना बहुत जरूरी है, और दोस्त ऐसे हों जो बराबरी के हो या अपने से ज्यादा ज्ञानवान हो, तो अपने को उसका फायदा मिले। तो दोस्ती के बगैर तो समाज में कुछ है ही नहीं, आप कुछ ही नहीं कर सकते। यानी देखिए साहब, कोई समस्या होती है तो सबसे पहले आदमी अपनी औरत से बोलता है, करेक्ट। उसके बाद वो आता है दोस्त, वो समस्या फिर दोस्त पे आता है। तो दोस्त का अहमियत भी उस औरत से कम नहीं है। नहीं है। अगर अच्छा दोस्त है, आपको राय सही देगा, सही बात करेगा। ऐसे कई उदाहरण हैं। तो दोस्त का होना जिंदगी में बहुत जरूरी है। जिसको बिल्कुल अच्छा दोस्त मिल गया, समझ लीजिए उसको बैंक मिल गई। वो कभी भी परास्त नहीं हो सकता, कभी भी निराश नहीं हो सकता, कभी भी आर्थिक रूप से विपन्न नहीं हो। बड़ी बात है। पापा जी अब इसको हम लोग जो है वो अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। जी। मैं इस वक्त जब आपने अनुभव का एक शानदार सफर तय किया है, और आप उम्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पे हैं जहाँ पे पूरी दुनिया को बहुत नजदीकी से बारीकी से देखा हुआ है, जीवन और ईश्वर, इस पे अब इस जगह बैठ के आप क्या फील करते हैं? लाइक अध्यात्म में बोल दो, ईश्वर बोल दो, जीवन में क्या महत्व है इनका, और आपके अनुभव से कुछ प्लस माइनस हो के आपको क्या लगता है कि क्या इंसान को ईश्वर के साथ में कनेक्ट रखना चाहिए? आपका ये प्रश्न भी बड़ा, यानी क्या कहना चाहिए, फिलॉसफिकल है। जी जी। और इस पर मेरे से भी एक खिलाड़ी का बोलना संभव नहीं है। लेकिन मैं जो सोचता हूँ वो ये है, जैसे मैंने अभी कहा आपको कि अपन मंदिर में जाते हैं और वहाँ भगवान से कुछ, यानी कहना चाहिए, अनुरोध करते हैं, कुछ मांगते हैं। प्रार्थना इसलिए करते हैं। मांगते हैं कि उसमें देने की ताकत है। बिल्कुल। तो जो हमारा जीवन है वो इसी तरह से आगे बढ़ रहा है, जी जी जी। भक्ति भाव से और ईश्वर के प्रति विश्वास करना। जिस रोज हम ईश्वर से या ईश्वर के प्रति विश्वास छोड़ देंगे तो हमारा जीवन जो है वो बेलगाम हो जाए, हम्म। आशा से भर जाए। हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि प्रेरणा देने वाला भी वही है, मार्गदर्शक भी वही है, बिल्कुल। और हमें रोकने और बढ़ाने की कुवत भी वही रखता है।
बिल्कुल, इसलिए ईश्वर का जीवन में बहुत महत्व है। बिल्कुल, बिल्कुल। आस्तिक होना बहुत जरूरी है। अब ये फर्क हो सकता है कि आपकी सीमा आस्था की क्या है। दूसरा, आप दिखावे के लिए मंदिर जा रहे हैं कि सही मायने में आराधना के लिए जा रहे हैं। मेरे ख्याल से दुनिया में बहुत कम लोग होंगे जो मंदिर में जाके अपने लिए और अपने परिवार के लिए ही मांग। हुँ। जैसे लोग लिमिटेड है जो वहां जाके वो दुनिया के लिए मांग। ये भाव होना चाहिए बिल्कुल, बिल्कुल, कि हमें संसार के लिए मांगना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये मुद्दे तो बहुत बढ़िया बढ़िया। नहीं पापा जी, अब मैं बहुत जल्दी-जल्दी से आपको कुछ 2-3 चीज़ों पे टच करूँगा। जी माँ, जी। माँ क्या है जीवन में? मैं आपको अब शायद अपनी पुरानी उसमें ले जा रहा हूँ यादों में, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। माँ माँ तो मेरे ख्याल से ईश्वर के बाद वो सबसे बड़ा रूप। उससे ही आदमी सब कुछ सीखता है। अब मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ जी, जी, जी। कि बच्चे को पालना पोसना शिक्षा देना संस्कार देना सब माँ के हाथ में। कभी कभी क्या होता है कि अपने घर में बड़ा बच्चा है, 40 साल की उम्र का है, और मेरे से 90 साल की उम्र का है। तो बच्चा कहीं जा रहा है तो अपन क्या बोलते कि भैया जा तो रहा है, जरा होशियारी से रहना है, हुँ, सावधान रहिए। करेक्ट, ये क्यों बोला? ये माँ ने उसको उंगली पकड़ के चलना सिखाया करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। और कई सालों तक उसको सिखाया, खाना सिखाया, पहनना सिखाया, बोलना सिखाया। और आज भी माँ उस बच्चे को उसी रूप में देख रही है, या बाप। और इसीलिए वो बोलता है, यार तू जा तो रहा है यार शहर में, जरा होशियारी से गाड़ी संभाल के चलाना, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ये भाव। सतर्कता, बिल्कुल। तो ये कभी कभी बोलते ना ये बच्चे भी, मैंने कहा भाई ये तो हमारी आदत में है, और हमारी आदत में तो और ज्यादा है, क्योंकि हम हजारों विद्यार्थियों के गुरु रहे, उनके बीच में रहे, तो उनके दुख सुख को भी देखते हैं, तो हमें थोड़ा फील होता है, प्रसन्नता कभी होती है। इस भाव से बोलते हैं। हम जानते हैं कि तुम हमसे ज्यादा होशियार करेक्ट, हो, और इसमें कोई तो राय नहीं कि नहीं हो वो, लेकिन हम हमारी जो आदत जिसकी वजह से तुम इतने बड़े हुए हो, उस आदत को हम छोड़ नहीं सकते। नहीं छोड़ सकते। जी, और जी। बताइए। नहीं, ये बहुत है, मैं कुछ रिश्तों को आपको जस्ट एक फायर राउंड टाइप ही बात कर रहा हूँ। पिता, जी। जीवन में पिता का रोल। माँ और बाप दोनों की भूमिका करीब करीब एक सी रहती है, लेकिन फर्क इतना ही रहता है कि बच्चा माँ के संपर्क में ज्यादा रहे, कम से कम 10 साल की अवस्था तक तो ज्यादा रहे। दूसरी बात, बाप भी इतना ही पता है बच्चे को, लेकिन उसके पास इतना समय नहीं है जितना माँ के पास है। इतना समय नहीं है जी, उसको। आर्थिक व्यवस्था भी तो करना है, सामाजिक व्यवहार को भी तो पूरा करना है, इसमें वो जुटा रहता है। तो बच्चे को जितना समय माँ देती है वो नहीं देता। और ये तो जग जाहिर बात है कि जितना आप आदमी के संपर्क में रहोगे उतना ही आप उसके करीब रहोगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये करीबी का फर्क है। माँ करीब ज्यादा है, बाप कम है, लेकिन बच्चे के लिए दोनों प्रिय है, और उन दोनों के लिए भी बच्चा प्रिय है।
और कोई बात होती बोली। बिल्कुल, बिल्कुल। पत्नी का रोल क्या है पापा? है? पत्नी का रोल क्या है जीवन में? पत्नी की जो भूमिका है ना साहब, वो तो सबसे अहम है। यानी माँ बाप के बाद, क्योंकि 25 साल की अवस्था के बाद वो विवाह के सूत्र में बन जाता है। तो जिसकी पत्नी निर्भीक, त्यागी, समर्पण भाव वाली होगी, वो परिवार तो बहुत आगे है। और वो हस्बैंड भी बहुत तरक्की करेगा, क्योंकि उस पर निर्भर है कि वो किस तरह से अपने पति को प्रेरित करती है। प्रेरित करने में यही एक है कि आप धैर्य रखिए, समर्पण भाव से काम कीजिए, त्याग की भावना रखिए। और अगर आपको लगे कि ये अपना हस्बैंड सही लाइन पे नहीं जा रहा है, तो उसको लाइन पे लाने के लिए आपको धैर्य और नम्रता की बहुत जरूरत है। आप उससे लड़ झगड़ के आप उसकी लाइन नहीं बदल सकते, विनम्रता से जरूर बदल सकते। बिल्कुल। आप उसके दोस्तों का सहयोग ले सकते, अगर दोस्त अच्छे हैं तो आप एक के बदले 2 जने 3 जने हो जाएंगे उसको लाइन पे लाने। तो पत्नी की भूमिका तो बहुत जबरदस्त होती है, उसको कौन इग्नोर कर। बिल्कुल, बिल्कुल। बच्चों का क्या रोल होता है जीवन में पापा? अब सब बच्चों की जहाँ तक बात है, इसमें मैंने जैसे शुरू में कहा कि अनुशासन और समय की पाबंदी, ये आदत डालना बच्चे में बहुत जरूरी है। और ये आदत शुरू से ही हो सकती है। आप 10 साल के बाद उनकी आदत में कोई परिवर्तन करना चाहेंगे तो मुश्किल है। शुरू में आप उसको कर देंगे तो बिल्कुल ही हो जाएगा। आप देखिए, आप समय पे काम करने लगेगा, समय पे खाने लगेगा, समय पे खेलने लगेगा, समय पे पढ़ने लगेगा। ये काम माँ बाप का, उसको ऐसा। लेकिन लाड़ प्यार की सीमा को उल्लंघन हम करेंगे तो फिर लड़का सुधर नहीं सकता, वो बिगड़ेगा। जहाँ उसको कंट्रोल करना, वहाँ तरीके से कंट्रोल कीजिए। और अगली पीढ़ी आगे ले जाने वाली है सारी चीजों को, लीगेसी को एंड ऑल, वो भी बहुत जरूरी है। और बहुत देखा जरूरी। अगली पीढ़ी अगर होशियार है, समझदार है, वैल्यू बेस्ड है, तो घर जो है वो उसी प्यार और मोहब्बत के अरे साथ साहब, आगे क्या बढ़ता बात जाता है, क्या बात। अब ये तो अपन देखते हैं ना, है। बिल्कुल। अगर अपने घर का आदमी या बच्चा अपने को ऊंची आवाज में बोल दे तो कितना शॉकिंग लगता है। और इतना शॉकिंग लगता है, वो बीमारी से भी बड़ी बीमारी ज्यादा लगता है। ज्यादा। इमोशंस की बीमारी फिजिकल बीमारी से बहुत जबरदस्त। तो जबरदस्त। उसका एक ही यही है कि हम बचपन से उसको अनुशासित रखें, समय की पाबंदी रखें, ताकि चरित्र का निर्माण भी हो और उस बच्चे को अपन जैसा चाहते हैं वैसा बना, अपनी उम्मीदों पे खरा उतर सके। बिल्कुल। तो पापा जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। ऐसा लग रहा है कि बात करते रहें, लेकिन निश्चित रूप से समय की भी सीमा है। आपको इस पड़ाव पे जिंदगी में कितना आनंद आ रहा है पापा? मेरे को तो साहब, यानी मेरी जितनी जितना एंजॉय किया मैंने हर करेक्ट। दृष्टि से, उतना बहुत कम लोगों ने, बहुत कम लोगों ने खेला भी, साहित्यिक प्रोग्रामों में गया है, संगीत के प्रोग्रामों में गया है, जी। वो हल्ला मचाने में भी आगे रहे, लिखने पढ़ने में भी आगे रहे, बोलने में भी रहे, और जो अपने को करना था वो सब किया। सारे और आयाम आपने टच सब, किए। हाँ, और सबसे बड़ी बात ये है कि आर्थिक दृष्टि
से इतना सक्षम नहीं होने के बाद भी सब पूरा काम अप टू डेट रखा। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपने पूरे परिवार को भी जो है वो इसी राह पे आगे बढ़ाया, एक सुंदर, सुखद और आनंद। मेरे तो क्या है, ईश्वर ने बढ़ाया था। बिल्कुल, नहीं आपकी गाइडेंस रही, प्रेरणा रही, कई बच्चों को आपने प्रभावित किया, नई जनरेशन से भी जब आप बात करते हैं, आपका और ज्ञान, आपका नॉलेज, आपका इतिहास पे पकड़, आपकी समीक्षाएँ, ये सब लाजवाब है। और मुझे खुशी है कि इस पड़ाव पे आप आनंद से भरे हुए हैं और ईश्वर कृपा जो है वो बरस रही है, भगवत कृपा बरस रही है, कृष्णा का साथ है। और हम शुभकामनाएँ सभी मिल के आपको प्रणाम करते हुए देना चाहते हैं कि आप बहुत आनंद में रहें और आपके अनुभव से जन-जन तक जो है वो और आनंद फैलता रहे। हम लोग और बेहतर और हो सकें, अपने आप को भी बेहतर बना सकें। बहुत सारा प्यार आपको और ये लगातार हम जारी रखेंगे। वापस से कोई दिन बैठ के इसको और मुकाम को आगे बढ़ाएँगे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन निश्चित रूप से आपकी ये सारी बातें जब जब भी प्रकाश की ज़रूरत पड़े, तब हम सब इसको देखेंगे। ये प्रोग्राम रिकॉर्ड भी किया ये है। तो अभी मैं इसको शॉर्ट शेयर भी में कर। बात हुई अपनी, बिल्कुल, बिल्कुल। आउटलाइन बनी है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसको कंटिन्यू करेंगे